हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग डेली सबसे पहले दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग होने का ऐलान किया है। अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ से अलग होने का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका था। अमेरिका ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि वो डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया इसने शुरू की है आधिकारिक तौर पे, ये 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अगले 6 जुलाई 2021 यानी कि जो अगला साल होगा तब तक से, मतलब जो है 1 साल का टाइम जो है इसको प्रभावी होने में लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। ठीक है, तो 1 साल का जो है पूरी जो ये प्रक्रिया है डब्ल्यूएचओ से अलग होने की, तो अमेरिका लगभग मतलब पूरा 1 साल का टाइम जो है अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से अलग होने में लग जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आधिकारिक तौर पे डब्ल्यूएचओ से अलग होने का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने। ये क्यों किया है ये आप सभी को पता है। एक्चुअली में डब्ल्यूएचओ को जो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग दिया जाता है, या फिर कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा पैसा जो देता है, वो अमेरिका ही देता है। लेकिन कोरोना महामारी के दरमियान हमने देखा है कि डब्ल्यूएचओ का जो झुकाव रहा है वो लगातार चीन की तरफ रहा है। वो हर टाइप से चीन का समर्थन करता है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी, उसने चीन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सब पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, लोगों को अंधेरे में रखा। इवन अभी तक जो है ये नहीं पता चला है कि चीन के अंदर कितने लोग इससे मारे जा चुके हैं, क्या कंडीशन अंदर की चल रही है। तो मतलब चीन काफ़ी जो है भ्रमित कर रहा है पूरे अन्य देशों को, पूरी दुनिया को। ओके, सो डब्ल्यूएचओ लगातार उसका साथ देता रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने यहाँ पर नाराज़ होके ये घोषणा की है कि वो आधिकारिक तौर पे डब्ल्यूएचओ से अलग हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। कृषि अवसंरचना कोष यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने जो कृषि अवसंरचना कोष है ये 1 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, 1 लाख रुपए करोड़ का मतलब ये फंड होगा। ठीक है, इसको नाम दिया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि अवसंरचना कोष है उसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये जो कोष है इसकी स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव एवं परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय समर्थन के वास्ते किया गया है। तो कुल मिला के अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं पीडीएफ में भी ये सब चीज़ें लिखता हूँ, तो जब आप पीडीएफ भी पढ़ते हैं, इवन जैसा आप रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन में एक बार देख लिया करो कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी कृषि क्षेत्र से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो जो कि कृषि से रिलेटेड हो, ठीक है, कृषि उद्यम से रिलेटेड हो, इसके अलावा किसी भी तरीके के परिवहन संबंधित जो चीज़ें हो, क्योंकि कृषि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कृषि हो गया आपका, परिवहन हो गया, इन परिवहन के अंतर्गत बस वाला सिस्टम, ट्रक और ये सब सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है, जो कि कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा की जो सुविधाएं हैं कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, जिसमें कि आपका हर चीज़ हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, खाद की व्यवस्था होगी, मतलब ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को या फिर इन सब कंपनियों को, इन सब उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इनको जो है, इन क्षेत्रों की मदद की जाएगी इस फंड से। ठीक है, किस फंड से? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। ठीक है, पूरी की पूरी जो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा फंड होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, आर्थिक पैकेज, वो ये जो इसी पैकेज के अंतर्गत जो है ये कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है हमारे पास कि जुलाई 2020 में अल्ट्राटेक सीमेंट की सहायक कंपनी कृष्णा होल्डिंग्स ने चीन के सेडोंग बिनानी रोंगन सीमेंट की अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 92.5%। अभी रिसेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम है कृष्णा होल्डिंग्स, इसने चीन के सांदोंग बिनानी रोगान सीमेंट कंपनी जो है उसमें अपनी 92.5% की हिस्सेदारी बेच दी है। ठीक है, तो यहाँ पर सांदोंग है, इसको याद रखिएगा, मैंने ये सैंडोंग लिख दिया यहाँ पर, बात एक ही चीज़ है ये। ठीक है, सैंडोंग या सांदोंग तो एक ही चीज़ है ये, सांदोंग सैंदोंग। ठीक है, तो ये एक कंपनी है, चीनी कंपनी है ये सीमेंट कंपनी, सांदोंग बिनानी रोंगान सीमेंट कंपनी। तो अल्ट्राटेक की जो कंपनी है, अल्ट्राटेक भारत की कंपनी है, तो इसकी जो कंपनी है कृष्णा होल्डिंग्स, इसने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है इस चाइनीज़ कंपनी में, चाइनीज़ सीमेंट कंपनी में। वो हिस्सेदारी थी 92.5% की। हिस्सेदारी क्यों बेची है आप सभी को पता है कि भारत के जो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो कोशिश कर रही हैं चीन से बायकॉट करने की, चीन की जो कंपनियां हैं उनको बाहर करने की। तो उसी के मद्देनज़र जो है इस पे एक मतलब ये माना जा रहा है ये फैसला, और ये जो हिस्सेदारी है ये 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि जुलाई 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 3। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों के नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, दूसरी कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और तीसरी कंपनी है राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इनके जो है यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ये 3 कंपनियां हैं। पहले कहा जा रहा था कि इन तीनों कंपनियों का आपस में विलय हो जाएगा, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि अपनी तरफ से 12,450 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर निवेश किया है ताकि इन कंपनियों को बढ़ावा मिले। ठीक है, सरकार होती है ना, कुछ फंड देती है जो कंपनियां डूब रही हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो सरकार ने 12,450 करोड़ रुपए जो है दिए हैं इन 3 कंपनियों को। ठीक है, पहले इन 3 कंपनियों का विलय होने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 12,450 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर सहायता आप कह सकते हो दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किस देश ने जुलाई 2020 में बकरी ईद यानी कि ईद उल अजहा से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजिटल हाट नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी रिसेंटली बांग्लादेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बकरी ईद में जिन पशुओं की भी कुर्बानी होती है उन पशुओं को अब ऑनलाइन बेचा और ख़रीदा जा सकता है बांग्लादेश में। यहाँ पर सरकार का ये कहना है, बांग्लादेश सरकार का, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ख़ास करके जो लोग पशुओं को बेचते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी बड़े ये त्यौहार होते हैं बकरी ईद। ठीक है, उनका मतलब मेन कमाई का जो है ये जरिया होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो वित्तीय जो नुकसान है वो ना हो, और इसके अलावा जो आपसी मतलब, क्योंकि अगर हम मार्केट लगाने की परमिशन दे दें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो वो भी ना हो। तो इसी वजह से जो है इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब इसकी वजह, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो लोग हैं वो किसी भी पशु को जिसके बलि देनी होगी उसको मतलब बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना। मैं आपको बांग्लादेश ले चलता हूँ। बांग्लादेश आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बांग्लादेश की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगी हुई है हमारे देश से। ठीक है, इसी तरीके से असम में लगी हुई है, आप देख रहे होंगे येलो कलर का, असम से टच होती है बांग्लादेश की सीमा, मेघालय से टच होती है, त्रिपुरा से टच होती है, और साथ ही साथ मिज़ोरम से भी टच होती है बांग्लादेश की सीमा। ओके, सो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में वेक्टस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। वेक्टस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सैफ अली खान और करीना कपूर को। ठीक है,
वेक्टस जो कंपनी है वो पाइप और जो मतलब पानी के जो पाइप हैं वो और पानी की टंकियाँ बनाती हैं। तो इसने सैफ अली खान और करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे ये मार्च में ही ये बात जो है मतलब लीक हो गई थी कि इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो अभी आधिकारिक तौर पे वेक्टस ने ये घोषणा की थी। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया है। तो अगर आपने मार्च में ये क्वेश्चन पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको बस ये चीज़ याद रखना होगा। मैं बहुत से न्यूज़पेपर में देखा था कि हाँ जो कि ये मतलब न्यूज़ ये बनी हुई थी, तो मैंने इसलिए आपको लिए ये लिख दी है, ठीक है। इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान दिया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 का जो सम्मान है वो किसे दिया गया है इनमें से? तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सचिन अवस्थी को। अभी रिसेंटली सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का जो टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड है उससे नवाजा गया है, ठीक है। इस अवार्ड को टोटल 35 देशों के 100 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं और भारत से इसमें शामिल हैं नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी। तो ये आपको यहाँ से ज़रूर याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ये भी याद रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन अगर देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अभी रिसेंटली किसके अध्यक्ष सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए किसके अध्यक्ष हैं, नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष, ठीक है। सिंपल से था, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में सुशील गौड़ा का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। सुशील गौड़ा ये प्रसिद्ध अभिनेता थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है। कन्नड़ अभिनेता थे और साथ साथ एक फिटनेस ट्रेनर भी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा सुशील गौड़ा का निधन हो गया है, जो कि कन्नड़ टीवी अभिनेता और फिटनेस ट्रेनर थे। अच्छा, यहाँ पर से जैसे ये नाम लिखे रहते हैं सुशील गौड़ा मैंने लिखा, तो मैंने बोला है कि ये बहुत फेमस टीवी अभिनेता थे। तो आप में से कई लोग सोचते होंगे यार हमने तो कभी नाम नहीं सुना इनका, सुशील गौड़ा कौन थे। तो एक्चुअली में क्या है, ये कन्नड़ जब भी हम बात करते हैं साउथ के जो फिल्म मतलब जितने भी टीवी जो कार्यक्रम आते हैं वो बेसिकली हम लोग नॉर्थ वाले नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जो उनके जो कलाकार हैं साउथ इंडिया के जो कलाकार हैं, कन्नड़ भाषा के जो कलाकार हैं या फिर जो तेलुगु तमिल भाषा के जो कलाकार हैं उनको नहीं पहचानते हैं। तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि वो फेमस हैं या नहीं है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। ओके, तो सुशील गौड़ा जी कन्नड़ टीवी अभिनेता और फिटनेस ट्रेनर थे, जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 थी कि जुलाई 2020 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 50 मिलियन डॉलर। अभी रिसेंटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को 50 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 100 मिलियन डॉलर का ऋण मिलने वाला है। तो इस 100 मिलियन डॉलर के ऋण में से 50 मिलियन डॉलर का ऋण अभी इसको मिला है। ओके, सो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, याद रखिएगा। L&T पहली गैर वित्तीय कंपनी है भारत की जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इतना बड़ा ऋण मिला हो, ठीक है। इस ऋण की घोषणा पहले ही हो चुकी थी और ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था। तो इसकी जो पहली किस्त थी, ठीक है, वो दी जा चुकी है L&T को। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि जुलाई 2020 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि को 3 साल से घटाकर कितने साल कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 2 साल। MCA अभी तक 3 साल का होता था, लेकिन अब इसकी अवधि को घटा दिया गया है। अब इसको सिर्फ 2 साल में किया जाएगा, ठीक है। पहले 3 साल का होता था, अब इसको 2 साल में कर दिया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि MCA में जो है 3 साल होने की वजह से कई जो बच्चे थे वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, ठीक है। थोड़ा लंबी अवधि का हो जाता था।
तो आगे लोगों को दिक्कत होती थी, इस वजह से जो है लोग इसको इग्नोर करते थे। लेकिन अब जो है इसको 2 साल का कर दिया गया है। 2020-21 में जो लोग एडमिशन लेंगे एमसीए में, उनको 2 साल का जो है 2 साल में डिग्री मिल जाएगी। ओके, सो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि जुलाई 2020 में सूरमा भोपाली का निधन हो गया। सूरमा भोपाली नाम से मशहूर किस अभिनेता कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो सूरमा भोपाली को जगदीप के नाम से जानते थे, ठीक है। हालांकि इनका रियल नेम भी कुछ और था जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, लेकिन इनको जगदीप के नाम से जो है जाना जाता था। और इनको वैसा जो इनका नेम था वो सूरमा भोपाली के नाम से इनको काफ़ी जो है मतलब पहचान मिली थी। शोले में जो है इन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था, तो उसके बाद इनको काफ़ी फेमस, कई लोग जो है सूरमा भोपाली के नाम से ही जो है इनको जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंदाज अपना अपना में भी जो है इन्होंने काम किया था। तो अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जो 2023 के तय समय से पहले चेचक और खसरे से मुक्त हो गए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका ऐसे 2 देश बन चुके हैं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के, जिन्होंने अपने तय समय से, यानी कि 2023 तक की जो सीमा थी चेचक और खसरे को समाप्त करने की, उससे पहले ही जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये दोनों ही देश जो है चेचक और खसरे से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। मालदीव में 2009 में चेचक का अंतिम केस आया था, जबकि 2015 में खसरे का अंतिम केस आया था। इसी तरीके से अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में चेचक का अंतिम केस 2016 में आया था और खसरे का जो अंतिम केस आया था यहाँ पर वो 2017 में आया था। तब से यहाँ पर कोई भी केस नहीं आया है। और इसके साथ ही WHO ने इन दोनों ही देशों को, यानी कि मालदीव और श्रीलंका को, पूरी तरीके से जो है खसरे और चेचक से मुक्त घोषित कर दिया है। तो आप याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। हम यहाँ पर कुछ इन दोनों देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मालदीव की अगर हम बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा यहाँ की मालदीव रुपया है और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। इसी तरीके से अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, एक है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, दूसरा है कोलंबो। देन मुद्रा यहाँ की है रुपया और मतलब श्रीलंकन रुपया यहाँ चलता है। इस तरीके से राष्ट्रपति हैं यहाँ के गोताबया राजपक्षे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करिए। मुझे आप लोगों के जो नाम हैं या फिर जो मैं एक तरीके से हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, आप जो कमेंट करते हैं उन कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। जो लोग डेली कमेंट करते हैं उन लोगों को मैं देखता हूँ कि हाँ ये डेली कमेंट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नाम मुझे याद हो जाता है। हमारी जान पहचान जो है इसी तरीके से बनी रहती है। वरना अगर आप वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं तो कौन है, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, मुझे शायद पता भी ना चले। तो आप जिस आईडी से लॉगिन रहते हैं और जिस आईडी से कमेंट करते हैं उसी से मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करा करिए। अगर ऐसे नहीं पता तो गेस करके बता दिया करो कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, बस मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। ओके, सो जुलाई 2020 में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, ये मैंने आपसे पूछा था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि नई दिल्ली में। और मैक्सिमम लोगों ने आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि जून 2020 में प्रसिद्ध डैश चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। कौन थे चिरंजीवी सर्जा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगर आप कोई चीज़ मेरे से शेयर करना चाहते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं मैं उनको बता दूं कि व्हाट्सएप पे दिन भर में कई लोगों के मैसेज आते हैं, तो हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, क्योंकि वहाँ पर फ़िलहाल में कम आते हैं जिसके भी मैसेज आते हैं, मतलब वो एक जेन्युइन अकाउंट से ही मैसेज करेगा। वरना व्हाट्सएप में क्या है कि मैक्सिमम लोग आजकल व्हाट्सएप पे हैं तो दिन भर में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो आप कोशिश किया करिए, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।